नमस्कार दोस्तों, बिरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2023 का यह लेक्चर 2 है। इस वीडियो में हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेन पर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहला डिफिनेशन है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड जी में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो संज्ञेय, इसमें जो परिभाषा दी गई, कहा गया कि जो संज्ञेय अपराध एक ऐसा संज्ञेय मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची उस समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसार वर्णित ऐसे अपराध जिसमें वह वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है, तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाता है। यानी कि संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध या मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बीएनएसएस के प्रथम अनुसूची या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसार वर्णित ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, तो उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब जो संज्ञेय अपराध की जो बात है, ठीक है, तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें प्रथम अनुसूची में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम सूची में जो अपराध वर्णित है, ठीक है, या उस समय यानी कि तत्समय प्रवृत्त लागू किसी अन्य विधि के अनुसार या अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, तो वो अपराध क्या कहलाते हैं? संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब असंज्ञेय अपराध की परिभाषा देखेंगे हम। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ओ में, ठीक है, असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है और जिसके लिए, और ऐसा असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है, यानी कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता। यानी कि असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध या मामला होता है कि जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी कि उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, अब अपराध और मामला दोनों पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यानी कि दोनों में अंतर है। तो किसी अपराध की, ठीक है, किसी अपराध की सूचना मिलने पर थाने में जो मामला दर्ज होता है, ठीक है, और मामले का संबंध किसी घटना से होता है जिसमें एक से अधिक अपराध हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि चूंकि एक घटना में कई अपराध होते हैं, तो इसी वजह से वह पूरे जो है घटनाक्रम को एक मामला माना जाता है। उस घटना के तहत कई अपराध हो सकते हैं, तो इसी के नाते ये बात इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अपराध और मामला दोनों पर्यायवाची नहीं है, मामले में एक से अधिक अपराध आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मामला लिखा हुआ है। इसी के नाते कहा किसी अपराध की सूचना मिलने पर थाने में जो अपराध की जो दर्ज होता है एफआईआर, तो वह मामला कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक मामले में कई अपराध हो सकते हैं। ठीक है, और मामले का संबंध किसी घटना से होता है जिसमें एक से अधिक अपराध हो सकते हैं, वही जो मैंने अभी बताया। ठीक है, यदि किसी मामले का संबंध 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक मामला संज्ञेय है, तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा। ऐसा बीएनएसएस की धारा 174 की उपधारा 4 में प्रावधानित। पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध का भी संज्ञेय अपराध के साथ अन्वेषण मजिस्ट्रेट से पूछे बिना कर सकती है। ठीक है, ऐसा प्रवीण चंद्र मोदी बनाम गुजरात राज्य में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, यदि उस समय लागू यानी तत्समय लागू किसी विधि के अधीन जिन अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय माना गया है
उस विधि के अधीन उन अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय माना जाएगा। किंतु यदि उस विधि के तहत किसी अपराध को संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध नहीं घोषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस विधि के तहत कौन से अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय होंगे, यह जानने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची के दूसरे खंड में दिए गए स्तंभ सेकंड से हम जानेंगे। ठीक है। यदि उस अन्य विधि में कोई अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास और 3 वर्ष से 7 वर्ष के कारावास दंडनीय है तो उसे संज्ञेय मामला माना जाएगा। यानी कि यदि किसी अन्य विधि में अपराध जो है मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है और या 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है तो वह संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है। और यदि 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है तो ऐसी स्थितियों में वह असंज्ञेय अपराध माना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची के स्तंभ 4 में उन अपराधों को बताया गया है जो संज्ञेय और असंज्ञेय है। ठीक है। संज्ञेय अपराध जो है गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो लोकहित के लिए अत्यंत खतरनाक यानी कि नुकसानदायक होते हैं। तो असंज्ञेय अपराध जो होता है वह साधारण प्रकृति का होता है। अब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है? तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है। और असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता, यानी कि उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। यह गंभीर प्रकृति यानी कि संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति का होता है या लोकहित के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, जबकि असंज्ञेय अपराध सामान्य प्रकृति का होता है, यह लोकहित के लिए कम हानिकारक होता है। ठीक है। इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है संज्ञेय अपराध में। ठीक है। इसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अन्वेषण नहीं कर सकती। इसमें संज्ञेय अपराध में कार्यवाही शुरू करने के लिए FIR की आवश्यकता होती है। असंज्ञेय अपराध में घटना की रिपोर्ट परिवाद के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। अन्य विधि के अधीन यदि किसी अपराध को, ठीक है, संज्ञेय या असंज्ञेय घोषित नहीं किया गया है तो BNSS के प्रथम अनुसूची के दूसरे खंड, तो BNSS के प्रथम अनुसूची के दूसरे खंड की मृत्यु में वर्णित मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास और 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध में आते हैं। ठीक है। और असंज्ञेय अपराध में करा कि यदि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध को असंज्ञेय नहीं घोषित किया गया है तो BNSS के प्रथम अनुसूची के द्वितीय खंड के द्वितीय स्तंभ के अनुसार 3 वर्ष से कम की कारा अवधि के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध असंज्ञेय अपराध के तहत आएंगे। ठीक है। अगली परिभाषा है हमारी कंप्लेन। ठीक है। कंप्लेन तो ये धारा 2 की उपधारा 1 के खंड H में परिभाषित। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने के लिए मौखिक या लिखित रूप से किसी ज्ञात या अज्ञात अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति यानी परिवादी व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथन परिवाद कहलाता है। यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही करने के लिए जब कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में किसी ज्ञात या अज्ञात अपराध के संबंध में जो है, चाहे अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जो अभिकथन है वही परिवाद कहलाता है। ठीक है। किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो इसमें यानी कि कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन कहता है कि जब अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध, ठीक है, जब अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद और पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि संज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है लेकिन बाद उसमें पता चलता है कि असंज्ञेय अपराध हुआ है तो ऐसी स्थितियों में पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है तो वह परिवाद होता है और पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाता है।
परिवाद के एलिमेंट। तो परिवाद के जो एलिमेंट है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित अभिकथन किया जाना चाहिए, और ऐसा अभिकथन एलिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने अपराध किया है कार्यवाही करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अभिकथन किसी भी अपराध का हो सकता है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के संबंध में अपेक्षा होती है वह ज्ञात या अज्ञात अपराध हो सकता है। ठीक है, परिवादी ऐसा व्यक्ति होता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका ज्ञान हो। यदि उसे यह ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से भी हुआ है तब भी वह परिवाद कर सकता है। यदि परिवाद एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उसे संयुक्त परिवाद कहा जाएगा, और ऐसी स्थितियों में एक व्यक्ति को परिवादी मानकर मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है और ऐसी कार्यवाही वैध होगी। सभी परिवादियों की परीक्षा करना जरूरी नहीं है, किसी एक की परीक्षा करना पर्याप्त है। संस्था द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं। किसी संस्था का अधिकारी भी परिवाद कर सकता है। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 की उपधारा 42 के अनुसार व्यक्ति शब्द के अंतर्गत संस्था भी आती है। परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर है? ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 21H है। ठीक है, तो परिवाद को बीएनएसएस के धारा 2 की उपधारा 1 के खंड H में परिभाषित किया गया। ठीक है, और एफआईआर को बीएनएस में कहीं भी परिभाषित, बीएनएसएस में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एफआईआर थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पेशर जो है परिवाद में मजिस्ट्रेट के आदेश से होता है, जबकि एफआईआर में पुलिस अधिकारी तत्काल जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसमें परिवादी और साक्षियों की परीक्षा आवश्यक है परिवाद में, जबकि इसमें एफआईआर में सूचना देने वाले को परीक्षा नहीं की, सूचना देने वाले की परीक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए।